पृथ्वीराज चौहान। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक नायक की, एक राजा की, एक किंवदंती की। पर जो कहानी हम सब ने सुनी है, क्या वो वाकई सच है? मतलब क्या सच में एक अंधे राजा ने सिर्फ आवाज सुनकर एक सुल्तान को तीर से मार गिराया था? या फिर सच्चाई कुछ और ही है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी हुई है? तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि सच आखिर है क्या। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक राजा जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, एक काल कोठरी में जंजीरों से जकड़ा हुआ है, फिर भी उसका धनुष तना हुआ है। और निशाना कौन है? सुल्तान मोहम्मद गोरी, वही इंसान जिसने उसे हराया था। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है ना? एक ऐसी किंवदंती जो पीढ़ियों से हमारे जहन में बसी हुई है। और फिर उस अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, उनके वफादार कवि के शब्द, एक कोड की तरह जो उनके तीर को रास्ता दिखाएगा। 4 बांस 24 गज, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक जीवन रेखा है, वफादारी और चालाकी का एक ऐसा सबूत जो हार को भी जीत में बदलने का दम रखता है। कहानी के मुताबिक ये बदला लेने की एक ऐसी योजना थी जिसका अंत एक दुखद समझौते में हुआ। सुल्तान के गिरते ही पृथ्वीराज और उनके कवि दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। मतलब कैद में अपमान सहने से बेहतर उन्होंने सम्मान की मौत को चुना। ये कहानी सुनने में तो कमाल की लगती है, पर सवाल ये है कि क्या ये सच है? बस यहीं से हम किंवदंती से निकलकर इतिहास की दुनिया में कदम रखते हैं। तो आइए इस महाकाव्य की परतों को एक एक करके हटाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या निकल कर आती है। देखिए, इस पूरी शक्तिशाली किंवदंती के केंद्र में सिर्फ एक ही बहुत बड़ा ग्रंथ है, एक महाकाव्य कविता जिसने एक राजा की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो हमें शुरुआत भी वहीं से करनी होगी। 10,000 से भी ज्यादा छंदों वाली पृथ्वीराज रासो कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। चंदबरदाई ने इसे लिखा था और ये एक किताब से कहीं ज्यादा है। ये हमारी संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा बन गई जिसने एक राजा को एक पौराणिक नायक बना दिया। और यहीं पर हमें 1 मिनट के लिए रुकना होगा। महाकाव्य या काव्य जो होते हैं वो इतिहास की किताबें नहीं होती। वो नायकों का जश्न बनाने, जीत को और शानदार दिखाने और हार को और भी ज्यादा दुखद बनाने के लिए लिखी जाती हैं। मतलब उनमें सच और कल्पना का मिश्रण होता है। तो जहां रासो सांस्कृतिक रूप से बहुत कीमती है, क्या हम उसे ऐतिहासिक रूप से सटीक मान सकते हैं? तो अगर कविता में मिलावट है तो फिर हमें सच्चाई कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी पत्थर में खुदे शिलालेखों में और दूसरे इतिहासकारों के लेखों में, जो एक काफी अलग कहानी बताते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इतिहास हमें असली पृथ्वीराज के बारे में क्या बताता है। तो इतिहास जो है वो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर हमारे सामने रखता है। सोचिए जरा, एक लड़का महज 11 साल का सिंहासन पर बैठता है और कुछ ही सालों के अंदर वो पूरी बागडोर अपने हाथों में ले लेता है और फिर शुरू होता है लगातार युद्धों का सिलसिला अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कभी रुका ही नहीं, जो हमेशा लड़ता रहा। और उनकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपने ही चचेरे भाई के विद्रोह को कुचल दिया, उन्होंने पड़ोसी राजवंशों को हराया। वो लगातार अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहे और इसी वजह से वो अपने समय के सबसे ताकतवर शासकों में से एक बन गए। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, राजकुमारी संयोगिता के साथ वाली जो प्रसिद्ध प्रेम कहानी है वो भी रासो से ही आती है। किसी और ऐतिहासिक स्रोत में उसका जिक्र तक नहीं है। इससे पता चलता है कि इस महाकाव्य ने सिर्फ उनकी मौत को ही नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के सबसे मशहूर हिस्सों को भी गढ़ा है। लेकिन ये सारी लड़ाइयाँ, ये सारी जीत सब एक ही सबसे बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसा टकराव जो न सिर्फ उनके शासनकाल को परिभाषित करने वाला था, बल्कि भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब आंकड़े देखिए, ये चौंकाने वाले हैं। पृथ्वीराज की विशाल सेना गौरी की सेना से कई ज्यादा बड़ी थी, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ संख्या की नहीं थी, ये रणनीति की थी। गौरी के पास एक गुप्त हथियार था, उसके घुड़सवार तीरंदाज जो बहुत तेज थे और अचूक निशानेबाज थे। और यही बढ़त आखिर में निर्णायक साबित हुई। ये ब्रूट फोर्स के खिलाफ दिमाग के इस्तेमाल का एक शानदार उदाहरण था। गौरी की सेना हमला करती और फिर पीछे हट जाती, जिससे राजपूत सेना थक रही थी और आगे बढ़ने के लिए उकसाई जा रही थी। और जैसे ही राजपूतों ने पीछा करना शुरू किया, जाल बिछ गया। एक ताज़ा घुड़सवार सेना ने अचानक हमला किया और बस लड़ाई का पासा पलट गया।
तो हार के बाद पृथ्वीराज का क्या हुआ? यहीं पर आकर किंवदंती और इतिहास की राहें सबसे ज्यादा अलग हो जाती है। तो क्या हुआ था आखिर में? एक नायक का आखिरी प्रतिरोध या एक हारे हुए राजा का दुखद अंत? सच्चाई जो है वो किंवदंती की तरह काव्यात्मक बिल्कुल नहीं है। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ है वो किंवदंती जिसमें बदला है, सम्मान की मौत है, और दूसरी तरफ है इतिहास जो हमें कुछ और ही बताता है। वो ये बताता है कि एक राजा को पकड़ा तो गया पर उसे शुरुआत में जिंदा छोड़ दिया गया ताकि वो अपने विजेता के अधीन शासन कर सके। और ज्यादातर इतिहासकार इसी बात पर सहमत हैं। पृथ्वीराज की मृत्यु बदला लेने के किसी शानदार काम में नहीं हुई। उन्हें देशद्रोह के लिए मार दिया गया जब उन्होंने गौरी के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश की। ये एक कठोर अंत है, इसमें कविता नहीं है, लेकिन इतिहास हमें यही बताता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐतिहासिक रिकॉर्ड इतना साफ है तो फिर हमें वो नाटकीय पौराणिक कहानी ही क्यों याद है? 800 से ज्यादा साल बाद भी वो किंवदंती इतनी जिंदा क्यों है? क्योंकि कहानियां अक्सर तथ्यों से ज्यादा ताकतवर होती है। किंवदंती एक बड़ी हार को भी अवज्ञा की एक विजयी कहानी में बदल देती है। ये हमें एक हीरो देती है, भले ही इतिहास हमें एक पीड़ित दे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है और शायद इसीलिए हम इसे आज भी सुनाना पसंद करते हैं। और यहीं पर आकर किंवदंती खुद इतिहास का एक हिस्सा बन जाती है। भले ही ये तथ्यात्मक रूप से 100% सही न हो, रासो हमें उस समय के लोगों के बारे में बहुत कुछ बताता है। उनके मूल्य क्या थे, वो किस बात में विश्वास करते थे, और उन्हें अपनी दुनिया को समझने के लिए किस तरह की कहानियों की जरूरत थी। तो अंत में हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ है ऐतिहासिक तथ्य जो कठोर हो सकते हैं, जो शायद हमें पसंद ना आए, और दूसरी तरफ है वो प्रेरणा देने वाली किंवदंती जो हमें वो नायक देती है जिसकी हमें शायद जरूरत महसूस होती है। सवाल ये है कि हम अपने इतिहास से क्या चाहते हैं? वो सच्चाई जो हमें चुनौती दे या वो कहानियां जो हमें सुकून दे? पृथ्वीराज चौहान के मामले में हमारे पास दोनों हैं।